अब देखिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको वो कर दो, है ना। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल नहीं, कब क्लास चला था? सैटरडे को। तो उसमें हम लोग साउंड स्टार्ट किया था हमने, ध्वनि चैप्टर। तो ध्वनि में हमने देखा था ध्वनि की चाल, है ना। तो ध्वनि की चाल में हमने देखा वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, पारे में कितनी होती है, जल में कितनी होती है और लोहे में, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हमने देखा था और सारे भी प्रश्नों को हमने देख लिया था। अब आइए, अब हम देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना। अब कहता है कि जो ध्वनि की चाल होती है ना, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल है ना, किन किन माध्यमों पर निर्भर करती है ना। मतलब ध्वनि की चाल पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ध्वनि की चाल पर माध्यम का प्रभाव, माध्यम का प्रभाव है ना, मीडियम का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि के चाल पे। ये यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ध्वनि की चाल पे माध्यम का प्रभाव, माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं। कहता है ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव, टेम्परेचर, है ना। फिर आपसे पूछता है आपके एग्जाम में कि आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता है ना, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको, ह्यूमिडिटी, है ना। आर्द्रता का मतलब याद रखना नमी, आर्द्रता माने नमी। फिर आपसे पूछता है कि ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। किसका? प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम धीरे धीरे एक एक चीजों को हम देख लेते हैं कि ध्वनि की चाल पे इन सभी माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ता है। और यहाँ से आपके एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न बने हैं, तो ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा बेटा, ध्यान देना। कहता है कि जो ध्वनि की चाल होती है ना, जो ध्वनि की चाल होती है, अगर हम माध्यम का ताप बढ़ा दें, क्या कर दें बेटा? माध्यम का ताप बढ़ा दें। अगर हमने ताप बढ़ा दिया, अगर हमने ताप बढ़ा दिया, तो कहता है कि जो ध्वनि की चाल होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है ना। तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, बता दो। ध्वनि की चाल, अगर हम माध्यम का ताप बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल घटेगी कि बढ़ेगी? अब देखो, जैसे ही हम किसी माध्यम का ताप बढ़ाते हैं ना बेटा, तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि माध्यम का ताप अगर हम बढ़ा दें तो बताइए ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन आएगा? ध्वनि की चाल बढ़ेगी कि घटेगी? तो क्या बताओगे आप? बढ़ेगी। क्लियर हो गई बात। अब ये भी याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछ दिया था, नोट करके हमेशा याद रखिएगा। कहता है कि अगर हम माध्यम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होगी, मतलब कितना मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल और अधिक बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा मान बेटा 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। मतलब जब हम ध्वनि का माध्यम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर दें? बढ़ा दें। जब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 0.61 मीटर प्रति सेकंड वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये याद रखिएगा। फिर आपके एग्जाम में पूछता है बेटा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। जब हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में नमी होती है तो हम कहते हैं आर्द्रता बढ़ गई है ना। बरसात के समय में, जब बरसात के समय, अभी देखो, अभी बारिश हुई है ना, तो बारिश हुई है तो आप देखोगे कि वातावरण में नमी है। तो नमी होने का मतलब आप कह सकते हो कि वहां पर आर्द्रता ज्यादा हो गई, आर्द्रता बढ़ गई है ना। अब आपके पेपर में प्रश्न क्या बनाता है? कहता है कि यदि माध्यम की आर्द्रता बढ़ा दी जाए, अगर वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ जाए, तो बताओ कि ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि अगर आर्द्रता बढ़ा दी जाए, आर्द्रता को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? ध्वनि की चाल बता दो। ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो आप याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि आर्द्रता बढ़ाने पे ध्वनि की चाल क्या होगी? तो बढ़ेगी। क्लियर हो गई बात। अब कहता है दाब, प्रेशर।
अगर हम माध्यम का दाब बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ा दें, तब ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन आएगा? तो याद रखिएगा कि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप दाब को बढ़ा लो या दाब को घटा दो, ध्वनि की चाल जितनी रहेगी उतनी ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो ध्वनि की चाल पर ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, अब कहता है ये आपने देख लिया कि ध्वनि की चाल पे माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। एक अब यहां से थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आप देख लो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो मैं नोट करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना, समझना इस बात को। कहता है पहला पॉइंट कि अधिक घनत्व वाले, है ना, अधिक घनत्व वाले गैसों में ध्वनि की चाल क्या होती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कम। अभी मैं इसको समझा रहा हूं। फिर कहता है कि कम घनत्व वाले गैसों में अब ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अब ध्यान दो, ये क्या कह रहा है? ये आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा। कहता है कि अधिक घनत्व वाले जो गैस होंगे, अगर पूछे कि अधिक घनत्व वाले गैसों में ध्वनि की चाल कितनी होती है भाई, घटती है कि बढ़ती है? तो आपका आंसर होगा ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन कम घनत्व वाले गैसों में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है? अगर आपका जो गैस है अगर वो ज्यादा घना है तो वहां पे ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर जो गैस है उसका घनत्व तो क्या है? कम है, तो वहां पे ध्वनि बढ़। तो कैसे इसको हम प्रूफ करें, है ना? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है इसके लिए एक फार्मूला आता है कि अणु भार बराबर, ध्यान से देखिएगा, अणु भार, और ये आपका आता है व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो एक बटे में, जब बटे में हो जाते हैं तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो रूट ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल जो है वो रूट में है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर अणु भार बढ़ेगा, अणु भार बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा, अनुक्रमानुपाती का मतलब बराबर, और व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बात समझ में आ गया? इसका मतलब अगर अणु भार अधिक होगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी? कम होगी। उल्टा सोचना है ना। अगर अणु भार कम होगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? यहीं से एक प्रश्न पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, कहा था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का अगर अणु लिखना है तो हमें O2 लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन के अणु के लिए N2। अगर केवल हम O लिख दें, इसका मतलब ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का क्या है? परमाणु है। O2 लिख दिए, इसका मतलब ऑक्सीजन का अणु, क्योंकि परमाणुओं के मिलने से ही अणु बनता है। बात समझ में आ रहा है? अब सुनिए, तो अब इसमें पूछा था कि बताओ बेटा कि ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल अधिक होगी कि नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल अधिक होगी?
तो कैसे बताएंगे भैया? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? अणुभार निकालना पड़ेगा। तो आप पढ़े होंगे इंटर में, है ना, अणुभार हम ऑक्सीजन का निकालेंगे बेटा, तो 2 गुणे ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16 होता है। 8 दूनी 16, मतलब परमाणु क्रमांक का लगभग 2 गुना होता है ना, तो 16 होता है। तो 16 दूनी कितना हो गया बेटा? 32 हुआ ना। ऑक्सीजन का अणुभार कितना निकल के आया? 32। अब आओ नाइट्रोजन का निकालते हैं क्या? अणुभार। अणुभार तो नाइट्रोजन का अणुभार क्या हो जाएगा? 2 तो है ही है, और नाइट्रोजन 7 होता है परमाणु क्रमांक, इसका लगभग 2 गुना उसका द्रव्यमान संख्या 14 होता है। तो 14, तो 2 गुणे 14 बराबर कितना आ गया बेटा? 28। अब बताओ, आपसे पूछा है कि बताइए किसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी? आप बताओ जल्दी से। किसमें अधिक होगी? नाइट्रोजन में होगी। क्यों होगी बेटा? क्योंकि अणुभार कम है। जब कम होगा तो ध्वनि की चाल अधिक हो। यही ना समझा रहा हूं तभी से, यही तो समझा रहा हूं ना कि कम घनत्व वाले गैसों में ध्वनि की चाल अधिक होगी। तो इसमें घनत्व किसका कम है? 32 कम है कि 28 कम है? 28 कम है। और जिसका घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। तो इस फार्मूले के माध्यम से समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? तो इतना आप लिखो, फिर हम लोग आगे, अभी बहुत सारा पॉइंट है ना। रन दें, वीडियो आप देखिएगा, ठीक है ना बेटा? तो ध्यान से सुनिए। अब नोट में आपका पहला पॉइंट याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट। कहता है बेटा कि दूसरा पॉइंट आपको देखना है ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ध्वनि की चाल में और क्या प्रभाव पड़ता है? किसका किसका प्रभाव पड़ता है भैया? तो कहता है वायु की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ती है कि घटती है भैया? बताओ। बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है कि वायु की गति की दिशा में, मतलब वायु की दिशा में, वायु की दिशा में अगर पूछे वायु की दिशा में ध्वनि की चाल, क्या पूछे? ध्वनि की चाल, ध्वनिक लिख दिया, ध्वनि की चाल क्या हो जाती है बताओ भैया? बढ़ जाती है। अगर जिस दिशा में हवा चल रहा हो उसी दिशा में हम खड़े होकर बोल दें तो हमारी ध्वनि की गति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उस हवा के साथ साथ और तेजी से आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और ध्वनि वायु की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लो उधर से, उस दिशा से हवा मेरे तरफ आ रहा है और मैं उसी दिशा में बोल रहा हूँ खड़ा होकर, विपरीत दिशा में हवा के, तो मेरी ध्वनि क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उधर नहीं जाएगी, फिर बैक लगेगी भागने, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि वायु की दिशा में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है भैया? बढ़ जाती है। और वायु की विपरीत दिशा में घट जाती है। तो ये पॉइंट अपने पास से लिख लीजिएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। हाँ, अगला जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, मैं पूछूं कि ये बताओ कि दिन में ध्वनि अधिक दूरी तक जा सकती है कि रात में? रात में, ठीक है ना? तो आपको तो ये पता है कि रात में ध्वनि बहुत अधिक दूर तक जा सकता है दिन की अपेक्षा। लेकिन ये घटना किस कारण होता है भैया? किस कारण? शांति के कारण। ऑप्शन में दिया रहेगा, क्योंकि रात में शांति होती है, तो आप शांति पे मार के आइएगा और शांति हो जाएगी आपकी जिंदगी, ठीक है ना? तो लॉजिकली सोचो, साइंस के थोड़ा सा उससे सोचो, है ना? कहता है कि जैसे प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़े थे ना, उसी तरह से ध्वनि का भी अपवर्तन होता है। क्या होता है? ध्वनि का अपवर्तन होता है। तो कहता है कि ध्वनि के अपवर्तन के कारण, है ना, दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक दूरी तय कर पाती है। मतलब रात में हम ध्वनि को अधिक दूर तक सुन सकते हैं। तो ये किसके कारण संभव होता है? अपवर्तन के कारण। किसके? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। तो ये पॉइंट लिख रहा हूं, फिर समझा रहा हूं ये कैसे होता है। तो कह रहा है कि ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा, दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है, सुनाई
पड़ती है। क्लियर होगी बात? तो ये प्रश्न बना है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ध्वनि का अपवर्तन। अब आइए, ये ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है, कैसे ये होता है संभव भैया? कि दिन में हम बोलते हैं तो जहां से ध्वनि स्रोत उत्पन्न होती है कुछ ही दूरी तक जाके समाप्त हो जाती है, लेकिन रात में अगर थोड़ा सा भी आवाज होता है तो बहुत दूर तक सुनाई देता है। तो ये अपवर्तन के कारण होता है। तो ये होता कैसे है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। प्रकाश का अपवर्तन आप लोग पढ़े थे, चलिए, तो उसी को ध्यान में रखिएगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, ठीक है ना? ठीक है, मान लो कि ये क्या है, पृथ्वी है। क्या है बेटा? पृथ्वी है, जमीन है, पृथ्वी। और ये जो कंडीशन है ये दिन का है। किसका है? दिन का। दिन का कंडीशन है। दिन में होता क्या है, तो जो बहुत धूप होती है, दिन में धूप होता है, तो धूप होता है तो जो जमीन पे जो ठंडी हवाएं होती हैं वो गर्म होती हैं धीरे धीरे, और गर्म होके कहाँ उठती हैं? ऊपर की तरफ उठती हैं, और ऊपर जाके इकट्ठी होने लगती हैं। तो ऊपर का जो माध्यम होता है वो सघन हो जाता है, और नीचे का माध्यम विरल हो जाता है। जब वायु उठकर ऊपर इकट्ठी होगी तो वहां पे इकट्ठा होते हो तो वो घना हो जाएगा, तो उसी घने माध्यम को हम कहें सघन माध्यम। और नीचे से उठ के ऊपर गई तो नीचे क्या होगा? विरल हो गया। तो ये कंडीशन कब होता है? दिन के समय में होता है। कब होता है? दिन के समय में। तो हुआ क्या बेटा? नीचे विरल हो गया। नीचे क्या हो गया? विरल हो गया। ध्यान से सुनिएगा। नीचे क्या हो गया? विरल हो गया। नीचे विरल हो गया, ठीक है, नीचे विरल हो गया। और ऊपर हवाएं जब जाएंगी बेटा, ऊपर जाके ठंडी होके सघन बना लेंगी। हवाएं क्या हो जाएंगी? सघन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? सघन हो जाएंगी। ऊपर हवाएं सघन हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? सघन हो गई। अब यहां से अगर हम एक रेखा खींच दें, ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर हम एक रेखा खींच दें तो इस रेखा को हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे बेटा? अभिलंब। अब इस जमीन पे कोई आदमी खड़ा है या ध्वनि स्रोत है, ठीक है। अब ये बोलेगा, जब बोलेगा तो ध्यान से देखना ध्वनि कहां से कहां जा रही है। जब बोलेगा तो ध्वनि, ये जो माध्यम है ये विरल माध्यम है। क्या है? विरल है। और ये क्या है? सघन माध्यम है। समझिएगा बात को। जब कोई व्यक्ति बोलेगा तो ध्वनि विरल माध्यम से किस माध्यम में जाएगी? सघन माध्यम में जाएगी। और आपने पढ़ा, प्रकाश में भी मैंने पढ़ाया था आपको कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब किधर जाएगी? झुक के अभिलंब की ओर। उसी तरह से ध्वनि भी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब जो ध्वनि है वो झुक कर कहां चली जाएगी बेटा? अभिलंब की ओर चली जाएगी। ध्वनि कहां झुक के चली जाएगी? अभिलंब की ओर झुक के चली जाएगी। ध्वनि अभिलंब की ओर झुक के चली जाएगी भैया, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसे ध्वनि ऐसे झुक के ये सीधे निकल जाएगी। कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ध्वनि का विस्तार नहीं हो पा रहा है, ध्वनि संकुचित होकर एक ही जगह इकट्ठी होकर चली जा रही है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए दिन के समय में ध्वनि अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसके कारण इसका विस्तार नहीं हो पाता है और एक सीमित क्षेत्र तक ध्वनि समाप्त हो जाती है जाके। क्लियर हो गई बात? अब यही कंडीशन अगर हम रात में देखें तो रात में हवाएं ठंडी होके कहाँ आती हैं? नीचे। तो नीचे का माध्यम क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा, और ऊपर का माध्यम विरल। तो अब इसका उल्टा फिगर देख लो थोड़ा सा। अब मान लो कि ये पृथ्वी है। क्या है बेटा? जमीन है मान लो, है ना। अब ये पृथ्वी है। अब ये रात का समय है। किसका समय है? अब रात का कंडीशन है। नीचे का माध्यम क्या होगा बेटा? नीचे का माध्यम सघन हो जाएगा। नीचे का माध्यम क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। नीचे का माध्यम सघन हो जाएगा। अगर जो चैप्टर पढ़ा होगा लाइट, उसको अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्योंकि उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, है ना। तो ये सघन हो गया। और ऊपर का माध्यम क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर का माध्यम विरल हो जाएगा। ऊपर का माध्यम विरल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का माध्यम विरल हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, कहाँ चला गया? ये हो गया हमारा कौन सा माध्यम? विरल। और ये क्या हो जाएगा? सघन।
अब बताओ प्रकाश में आपने क्या पढ़ा था, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर भागता है। सेम कंडीशन यहां पे भी है, जब ध्वनि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से क्या होगा, दूर जाएगा। तो अब देखो कैसे जाएगा भैया, ध्यान से देखिएगा इसको। अब कहता है कि मान लो कि ये क्या है, ये क्या है बेटा, अविलंब है। अब ध्वनि यहां से पृथ्वी पे कोई व्यक्ति चिल्लाया, मान लो यहां से चिल्लाया, तो अब जो ध्वनि होगी वो क्या होगी बेटा, अविलंब की ओर जाएगी, तो अविलंब से दूर भागेगी। अब देखो ये क्या होगी, ये ऐसे भागेगी, ये ऐसे भागेगी, ये ऐसे भागेगी, ये ऐसे भागेगी, ये ऐसे भागेगी और ऐसे भागेगी। इस तरह से हम देख रहे हैं ध्वनि का विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्वनि का विस्तार। और ये लंबा दूरी तय करेगा इधर और ये लंबा दूरी तय करेगा इधर, ठीक है ना। और लंबा दूरी तय करने के कारण रात में अधिक दूरी तक सुनाई देगा। तो ये अपवर्तन के कारण संभव हो पाता है। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि दिन की अपेक्षा रात के समय में ध्वनि अधिक दूरी तक क्यों सुनाई देती है, तो रीजन ये है शांति के कारण नहीं। कभी शांति से मत मारिएगा शांति पे, नहीं तो आपकी जिंदगी अशांत हो जाएगी। वो कारण क्या है बेटा, ध्वनि का अपवर्तन। और मैंने अपवर्तन को आपको फिगर के माध्यम से समझा दिया क्यों ऐसा होता है। दिन में जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है, ज्यादा विस्तार न होने के कारण एक ही जगह सीमित क्षेत्र हो जाता है। और रात के समय अभिलंब से दूर होती है, क्यों होती है, क्योंकि नीचे सघन माध्यम और ऊपर विरल माध्यम होता है। तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो दूर भागेगी तो ध्वनि का चारों तरफ विस्तार होगा। क्लियर है ना। तो इतना आप लिख लो, फिर बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया। तो देखो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, याद रखना है। और ध्वनि की प्रबलता का मात्रा क्या होता है, फोन होता है। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे देखते हैं ध्वनि तरंग। क्या देखते हैं बेटा, ध्वनि तरंग। इसमें क्या अभी नहीं हुआ, कहां पे हो, नीचे, जल्दी देख लेना ना, इसमें तो आपको मिल ही जाएगा। चलो अब हम देखते हैं ध्वनि तरंग, ठीक है ना। इसको क्या हो गया, अब हम देखते हैं ध्वनि तरंग। है ना, साउंड वेव देखते हैं हम लोग। तो देखो ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसी को देखते हैं, है ना। एक होता है अवश्रव्य तरंग, एक होता है श्रव्य तरंग और एक होता है पराश्रव्य तरंग। और यहां से भर भर के प्रश्न बनते हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो एक होता है आपका अवश्रव्य तरंग। क्या होता है बेटा, अवश्रव्य तरंग। एक होता है श्रव्य तरंग और एक होता है पराश्रव्य तरंग, है ना। इसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स होता है, इसको बोलते हैं ऑडिबल वेव्स, और इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स, है ना। अब ध्यान से देखो, तो ध्वनि तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन, अश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अब हम एक एक को देखते हैं और वहां से अच्छे से पढ़ते हैं, वहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि अश्रव्य तरंग किसे कहते हैं बेटा, तो जिन ध्वनि तरंगों की, है ना, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की क्या बेटा, आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, तो उन ध्वनि तरंगों को कहते हैं अवश्रव्य तरंगे। उन्हीं तरंगों क्या कहते हैं,
अश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम हो, किससे कम हो? हाँ, एच जेड, यहाँ पे एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। क्या होता है बेटा? हर्ट्ज। और ये जो हर्ट्ज होता है ना बेटा, ये आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का मात्रक। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, बताइए। क्या पूछा है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, क्या बताओगे? हर्ट्ज होता है। और हर्ट्ज को किससे लिखते हैं? एच जेड से लिखते हैं। बात समझ में आ गई? और आवृत्ति क्या होता है? अब आपसे प्रश्न पूछ देगा, मान लो आपने कहा कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज से नीचे है तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है भैया बताओ? आवृत्ति किसे कहते हैं? हाँ, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब मैं पूछूं पानी किसे कहते हैं, तुम लोग वाटर को पानी कहते हैं, तो ऐसे थोड़े होता है। अब आप इंग्लिश वर्ड बोल दिए तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया, बोलो बोलो। हाँ, मैं थोड़ा सही और सही डायरेक्शन में। प्रति सेकेंड कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति बोलते हैं। प्रति सेकेंड कंपनों की संख्या क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। याद रखना, ये भी मैं बता दे रहा हूं, आवृत्ति किसे कहते हैं बेटा? तो ध्यान दे देना, आवृत्ति कहता है प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड कंपनों की संख्या को, कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना? कंपन प्रति सेकंड। इसी हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं? कंपन प्रति सेकंड। ठीक है ना? इसी हर्ट्ज को हम कंपन प्रति सेकंड कहते हैं। मतलब अगर मैं पूछूं कि बताओ इसकी आवृत्ति क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये 1 सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगा, जितनी बार कंपन करेगा, जितनी बार कंपन करेगा, वही उसकी आवृत्ति कहलाएगी। मतलब 1 सेकंड में जितनी बार ये कंपन किया, वही उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति। फोन आता है ना, तो फोन जब वाइब्रेट करता है तो 1 सेकंड में जितनी बार वो गूं गूं कर देगा ना, वही उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। 1 सेकंड में जितनी बार वो कंपन कर दिया, वही उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति। उसको किस में मापेंगे बेटा? हर्ट्ज में। जैसे आलू को किलो में मापते हो ना, तेल को लीटर में, उसी तरह से आवृत्ति को किस में मापेंगे? हर्ट्ज में मापेंगे। अब बात समझ में आ गई? तो अब कहता है कि जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी हो? 20 हर्ट्ज से कम हो, मतलब 1 सेकेंड में 20 से कम बार कंपन करे। बात समझ में आ रही है? तो वो हमारी कहलाएगी अश्रव्य तरंगे कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अश्रव्य तरंगे कहलाएंगी। फिर कहता है कि ये जो अश्रव्य तरंगे होती हैं, इतनी कम होती हैं कि इसको मनुष्य सुन नहीं सकता है। इसको मनुष्य नहीं सुन सकता, हम और आप नहीं सुन पाएंगे। तो याद रखिएगा, अश्रव्य तरंगों को हम सुन नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते। क्लियर हो गई बात? सुन नहीं सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो आपका हाथी वो होता है, गेंडा होता है। क्या होता है? गेंडा, हाथी, है ना? व्हेल मछली, व्हेल मछली का नाम सुने हो? तो जो गेंडा होता है, उसका जो सुनने की क्षमता होती है ध्वनि तरंगों की, वो 5 हर्ट्ज से कम होती है, 5 हर्ट्ज के बराबर होती है। इसका मतलब अश्रव्य तरंगों को गेंडा सुन सकता है, आदमी इंसान नहीं सुन सकता है। हाथी सुन सकती है, व्हेल मछली पानी के अंदर सुन सकती है। बात समझ में आ रही है? और जब भूकंप आता है, भूकंप, तो आपके परीक्षा में ये प्रश्न बन चुका है, बनता भी है कि जब भूकंप आता है तो कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो क्या बताओगे? अश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। भूकंप के समय कौन सी तरंगे? अश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। आप देखोगे कि जब प्रकृति में कुछ होने वाला होता है तो जानवरों को पहले पता चलता है। क्यों पता चलता है भैया जानवरों को? क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो हमसे पहले जान जाते हैं कि कुछ होने वाला है। तो बताओ, भूकंप आने वाला है तो भूकंपीय तरंगों के रूप में कौन सी तरंगे? अश्रव्य तरंगे चलेंगी तो हमारे पास से गुजर जाएंगी, हमको भनक भी नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पे गेंडा खड़ा होगा तो गेंडे को भनक लग जाएगा कि भैया भाग ले, होने वाला है कुछ बवाल, तो भाग लेगा। लेकिन आप नहीं भाग पाओगे, अब भूकंप आएगा वो भाग जाएगा और आप खत्म। तो याद रखिएगा, इसीलिए कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनका जो सुनने की आवृत्ति होती कम होती है, इसलिए अश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। और इसीलिए देखो, प्राकृतिक आपदाएं आने से पहले पक्षियां उड़ने लगते हैं, कुछ जानवर इधर उधर अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। जब भी आपके आसपास के जानवर अजीब सा व्यवहार करें ना, तो आप समझ लेना कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाली है, क्योंकि उन फ्रीक्वेंसियों को हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन वो सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप याद रखिएगा कि जो भूकंप आता है, क्या आता है बेटा? भूकंप।
भूकंप, तो भूकंप में कौन सी तरंगे? अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती, अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्लियर होगी बात? इनको पता चल जाता है। अब आपसे कहता है कि जो अवश्रव्य तरंगे जो होती हैं इनको कहां से उत्पन्न किया जा सकता है? तो यही है ना, ठीक है। अवश्रव्य तरंगों को बहुत बड़े स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है। किससे उत्पन्न किया जा सकता है? बहुत बड़े स्रोत से उत्पन्न किया जाता है। यह भी प्रश्न बन चुका है, पूछा गया है कि अवश्रव्य तरंगों को किन स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, बहुत बड़े स्रोत से इसको उत्पन्न किया जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इसको बहुत बड़े स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आइए श्रव्य तरंगों में आते हैं। श्रव्य तरंग किसे कहते हैं? ऑडिबल वेव्स किसे कहते हैं? कहां भाग जाता है जी। अब देखो, श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो कहता है बेटा कि जिन तरंगों की, मतलब जिसमें ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है ना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उन तरंगों को कहते हैं श्रव्य तरंगे। क्लियर होगी बात? 20 से 20,000 के बीच में। 20,000 हर्ट्ज से कम होता है ना वो। कौन? इधर श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंग, हाँ 20,000 तक होती है, 20,000 तक। 20,000 से ऊपर जाएंगे तो हमारा पराश्रव्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहेंगी, उसको हम कहेंगे श्रव्य तरंगे कहेंगे। और इन तरंगों को हम सुन सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो इसमें ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी बाद में मैं बताऊंगा, जब तीव्रता प्रबलता ध्वनि का पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा पत्तियों की सरसराहट में कितनी ध्वनि होती है, वायुयान उड़ता है तब वहां पे कितनी ध्वनि, शोर किसे कहते हैं, शोर के लिए कितना होता है, ये सब प्रश्न बनता है। तो वो हम अगले वाले पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी इसमें आपको याद रखना, पराश्रव्य तरंग किसे कहते हैं बेटा? तो जिसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी बेटा? 20,000 से आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगी, तो वो हमारी जो ध्वनि तरंगे होंगी क्या कहलाएंगी? पराश्रव्य तरंगे कहलाएंगे। क्लियर होगी बात? और ये वाला जो पराश्रव्य तरंगे हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। जैसे ध्यान से सुनिए, अब कहता है 20,000 से हर्ट्ज से ज्यादा जो आपके तरंगे होंगे वो हमारा पराश्रव्य तरंगे कहलाएंगी। कहता है कि इसकी आवृत्ति जो होती है ना बेटा, जो आवृत्ति होती है, इसकी आवृत्ति जो होती है वो अधिक होती है। आवृत्ति कैसी है? अधिक है कि नहीं है? क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, तो आवृत्ति क्या है? ऊंची है, अधिक है। इसकी आवृत्ति अधिक होने के कारण इसमें ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक होगी। बात समझिएगा, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसमें ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक होगी। तो इसकी ऊर्जा क्या होगी बेटा? अधिक होगी, ऊर्जा भी अधिक होगी। तो आपसे पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से किन तरंगों की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो क्या बताओगे? पराश्रव्य। क्यों होती है? उसका रीजन क्या होता है? आवृत्ति अधिक होने के कारण इसकी ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। दूसरा पॉइंट आपके एग्जाम में पूछता है, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है ना बेटा, तरंगदैर्घ्य, इसका तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। कितना होता है बेटा? छोटा होता है। और तरंगदैर्घ्य छोटा होने के कारण इसको किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। तरंगदैर्घ्य छोटा होगा। अच्छा ये बताओ, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है तभी तो सीधे दिखाई देता है, चलता हुआ। तरंगदैर्घ्य का मतलब ये प्रकाश तो ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन इनके बीच की दूरी इतनी कम होती है कि ये सीधा प्रतीत होता है। उसी तरह से इनके बीच की दूरी, ये जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, इनके बीच की भी जो गैपिंग होती है वो कम होती है, छोटी होती है तरंगदैर्घ्य, जिसके कारण इनको किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है?
तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इसका तरंग दैर्घ्य छोटा होता है और इनको बहुत दूर तक क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। इसलिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हम संकेत भेजने में करते हैं या सूचना भेजने में करते हैं। किसमें भेजने में? सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने में किया जाता है। बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब सुनिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, छोटा कर दें, ऊपर चला जाएगा। अब देखो, इसको छोटा करके यहां कर दे रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, अब देखो, तो ये तरंगदैर्घ्य छोटा होने के कारण जो है, अब क्या होगा, इसके किरण पुंज को हम बहुत दूरी तक भेज सकते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा, संकेत के रूप में, किसके रूप में? संकेत के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा आपसे उपयोग में पूछता है, बेटा उपयोग भी याद रखना इसका। कहता है दूसरा, समुद्र की गहराई का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? किन तरंगों का? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसकी गहराई? समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, है ना? तो समुद्र की गहराई का पता लगाने में किसका उपयोग करते हैं बेटा? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। एक डिवाइस आता है जिसका नाम है सोनार। क्या नाम है बेटा? सोनार। और इस सोनार में जो है, इस सोनार से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं और जिसके माध्यम से हम समुद्र की गहराई को माप सकते हैं। कैसे मापते हैं? तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये समुद्र है। क्या है बेटा? पानी है। और पानी नीचे बराबर ही थोड़े होता है, समुद्रों में भी पहाड़ पाए जाते हैं, कई जगह पे गड्ढे होंगे, कई जगह पे ऊंचा ऊंचा स्थान होता है कि नहीं होता है? अब सुनो, और यहाँ पे आप क्या किए? एक नाव लेके आए, आपका पानी वाला जहाज है, ठीक है ना? आपका क्या है? ये पानी वाला जहाज है, ठीक है? अब दिया लग रहा होगा ये। चलिए, तो पानी वाला जहाज है बेटा। तो पानी वाले जहाज में क्या होता है? यहाँ पे एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम है सोनार। क्या लगा होता है? सोनार। सोनार माने वो सोना चांदी बेचने वाला सोनार नहीं, समझे? तो अब ये होता क्या है? सोनार जो होता है अपने अंदर से पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है। किन तरंगों को छोड़ता है? पराश्रव्य। अब ये तरंगे निकलती हैं ऐसे चारों तरफ, यहाँ से भी निकलेंगे, ऐसे 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 निकलेंगे, फिर ऐसे 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 निकलेंगे, ऐसे आएंगे, फिर चारों तरफ ये तरंगे छोड़ दिया, ठीक है ना? अब जो उसमें रिसीवर होता है, जो रिसीव करता है सूचनाओं को, यहां से तरंगे जब आएंगी तो इतनी दूरी ट्रेवल करेंगी, और ट्रेवल करने के बाद जैसे इस चट्टान से टकराएंगी तो ये तरंगे फिर वापस लौट जाएंगी। ये तरंगे कहां जाएंगी? फिर वापस लौट जाएंगी और यहाँ पे रिसीव कर लेगा ये। अब यहां से ये देखेगा कि इनको जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा। तो जब दूरी ज्यादा होगी, मतलब गहराई ज्यादा होगी, तो तरंगे लेट से आएंगी, है ना? इससे दूरी का अंदाजा लग जाएगा कि कितना गहरा है। अरे चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़े हो ना? अरे चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना है? दूरी। इसका मतलब गहराई निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब ये तरंग कितनी समय लगाई, है ना, और किस स्पीड से ये तरंग जा रही है, उसका गुणा कर देगा तो दूरी निकल जाएगा कितना गहरा है। अब देखो, यहां से तो खूब, फिर यहां से आएगा तो फिर उसको लगेगा कि गहरा है क्योंकि लेट से जाएगा, लेकिन यहां से टकराने के बाद आएगा और तुरंत वापस चले, जिससे वहां से पता चल जाएगा कि गया है तुरंत आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है, गहराई नहीं है। क्या है? ऊंचाई। तो इस तरह से जो नाविक होता है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी वाले, समंदर वाले, वो गहराई का पता लगाते हुए और चलते हैं। नहीं तो टाइटैनिक का नाम सुने हो? टाइटैनिक ले जाकर लड़ा दिया, बर्फ के टुकड़े में डूब गया, है ना? उसमें भी सोनार लगा था, लेकिन अब रात के अंधेरे में जो कैप्टन था उसका नहीं देख पाया, बर्फ की चट्टान में ले जाकर ठोक दिया पूरा जहाज, और उसके बाद जहाज क्या हो गया? डूब गया। तो आप याद रखिएगा, ऐसे सिस्टम होते हैं जहाजों में जिसके कारण पता चलता है। तो याद रखना है आपको क्या चीज बताओ? आपको याद रखना है कि समुद्र की गहराई का
पता लगाने में किस तरंग का उपयोग करते हैं? पराश्रव्य का उपयोग करते हैं। और कैसे करते हैं? सोनार। सोनार क्या है? सोनार जाति नहीं है। यहाँ सोनार क्या है बेटा? एक यंत्र है, एक डिवाइस है। क्या है ये? एक यंत्र है, एक डिवाइस है, जिसके माध्यम से ये तरंगे निकलती हैं। ठीक है ना। अब आओ, तीसरा पॉइंट आपके एग्जाम में क्या पूछता है? हाँ रुको ना, काहे चमगादड़ लगे भाग रहे हो? अच्छा, रात भर पढ़ा है इसका मतलब। बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो। अब कहता है कि जो कीमती वस्त्र होते हैं ना, जो कीमती कपड़े होते हैं, कीमती कपड़े होते हैं, कपड़े होते हैं, या फिर वायुयान होता है, वायुयान होता है, या फिर घड़ी के पुर्जे होते हैं, घड़ी के पुर्जे होते हैं, इनकी सफाई करने में, इनकी क्या करने में बेटा? सफाई करने में हम किन तरंगों का उपयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगे। ठीक है ना। तो जो महंगे कपड़े होंगे, जैसे आप गए कपड़ा खरीद के लाए, तो आप क्या करते हो? ले जाते हो, गंदा हो जाता है तो सरफ में भिगो के लिए मोड़ी मोड़ी मार के उसको एकदम, और बरस से रगड़ रगड़ के उसका जो है पूरा आत्मा निकाल देते हो तुम लोग। तो ऐसे महंगे कपड़े नहीं धुले जाते हैं। मान लो जो नीता अंबानी जी हैं, उनकी साड़ियाँ करोड़ों रुपए में आती हैं, सोने के तार से उनकी जड़ाई की गई होती है, हीरे और मोती उसमें लगे होते हैं। अब उस कपड़े को तुम लेकर आओ, सरफ में भिगो दो, पटक पटक के ले, लोढ़ा ले, वो पटक पटक के मारो, तो उस कपड़े को ऐसे धुलाई होगी क्या? वॉशिंग मशीन में होगी क्या? नहीं होगी। मोदी जी जो आपका पहन के जाते हैं 50 लाख का सूट, उसको ला के आप वॉशिंग मशीन में सरफ डाल के धुलेंगे क्या? नहीं। तो जो बहुत महंगे कपड़े होते हैं ना, उसकी सफाई किस रूप में की जाती है? इन पराश्रव्य तरंगों की सहायता से की जाती है। कैसे की जाती है? क्योंकि इनका जो वाइब्रेशन होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसकी आवृत्ति क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ये 1 सेकेंड में 20,000 से ज्यादा कंपन करता है। 20,000 हर्ट्ज, देखो है ना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक कंपन। तो 1 सेकेंड में 20,000 से ज्यादा बार कंपन करता है, मतलब इसका वाइब्रेशन बहुत तेज होगा। तो जो महंगे कपड़े होते हैं, एक यंत्र होता है, एक मशीन होती है, उसमें ला के टांग दिया जाता है, और इन तरंगों के माध्यम से, इन तरंगों को उस कपड़ों पे छोड़ दिया जाता है। तो उसके वजह से वो कपड़े क्या होते हैं? बहुत तेजी से क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। अब बहुत तेजी से जब वाइब्रेट होते हैं, तो जो धूल के छोटे छोटे कण भी कहीं पे अगर फंस गए होंगे ना कपड़े में, तो उस वाइब्रेशन से झड़ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, और इस तरह से कपड़ा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ठीक है ना। और देखो, जो वायुयान है, जो आपके एरोप्लेन होते हैं, उसकी भी सफाई हम इन तरंगों के रूप माध्यम से करते हैं। ठीक है ना। जो घड़ी के पुर्जे होते हैं, अब हई घड़ी का नहीं, अब इस घड़ी को तो क्या करेगा घड़ी साज? खोल खाल के बरस मार के साफ कर देगा। अब जो रोलेक्स की घड़ी आती है, जिसमें हीरे डायमंड जड़े होते हैं, अब उसकी सफाई कैसे होगी? रगड़ के, तनको रगड़ के, थोड़ा सा भी रगड़ लिया तो उसका हो गया काम। भाई हीरा मिल जाएगा उसको, सोना मिल जाएगा, है ना। तो ये जो जितने महंगे आइटम होते हैं, उनकी सफाई करने में हम इसका उपयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कहता है गठिया के इलाज में। किसके इलाज में? गठिया रोग जो होता है ना, उसके इलाज में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? इलाज में। ठीक है ना। अब कहता है ब्रेन के ट्यूमर का पता लगाने में, ब्रेन के ट्यूमर का पता लगाने में, तो ये भी याद रखिएगा। गुर्दे में जो पथरी होती है, उस छोटे छोटे पथरी को भी नष्ट करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं? पराश्रव्य का। तो ये भी याद रखिएगा, गुर्दे के पथरी के इलाज में, पथरी के इलाज में। ठीक है ना। जो भ्रूण की जांच होती है, भ्रूण सुने हो? माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, ये जांच होता है ना। अब तो कानूनी अपराध है कि माँ के पेट में आप जांच नहीं कर सकते हो कि लड़का है कि लड़की है। तो जो भ्रूण की जांच की जाती है, उसमें जिन तरंगों का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी तरंगे होती हैं? यही तरंगे होती हैं। कौन सी? पराश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है ना। तो भ्रूण की जांच में भी आपको याद रखना हो तो रखिए, भ्रूण की जांच में। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, एक गाल्टन नाम का वैज्ञानिक था। गाल्टन, क्या था उसका? गाल्टन, याद रखिएगा, गाल्टन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने एक सीटी बनाया था। क्या बनाया था बेटा? सीटी बनाया था।
वो इसलिए सीटी को बनाया था, वो चाहता था कि मैं उस सीटी के माध्यम से पराश्रव्य तरंगों उत्पन्न करके देखूं। चूंकि इन तरंगों को हम सुन नहीं सकते, इसको सुन सकते हैं क्या? इन तरंगों को हम नहीं सुन पाएंगे। क्लियर होगी बात? पराश्रव्य तरंग को भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो सीटी बना के लाया, बैठा था, चारों तरफ कुत्ते बिल्ली बैठे थे उसके। एक ही बार सीटी को फूंक दिया, बजाया, और जैसे ही बजाया वहां पे जितने आदमी थे उन आदमियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो कुत्ता था, जो बिल्ली थी, वो तोड़ के भागने लगे इधर उधर। तो कहा कि आखिर में हुआ क्या है? तब उसको समझ में आया कि जो ये सीटी मैंने बनाया है इसमें से 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगे निकल रही हैं, जिनको मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन ये कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं। अचानक से बजाया, उनको लगा कि बाप रे बाप भूकंप आ गया, क्योंकि उनको बहुत तेज सुनाई देगा ना। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए उनको सुनाई दिया। तो आप याद रखिएगा कि जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं बेटा, इसको कौन सुन सकता है? तो कुत्ता सुन सकता है। कौन सुन सकता है? बिल्ली सुन सकती है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछता है, चमगादड़। क्या? चमगादड़। और चमगादड़ सुन ही नहीं सकती, चमगादड़ इन तरंगों को उत्पन्न भी करती है। ध्यान से सुनिएगा, जो चमगादड़ होती है वो पराश्रव्य तरंगों को उत्पादित भी करती है, उत्पन्न भी करती है। जैसे जब चमगादड़ उड़ती है तो उसको दिखाई नहीं देता है। ध्यान से सुनिएगा, जब चमगादड़ उड़ती है तो अपने सामने कौन सी तरंगे छोड़ती है? पराश्रव्य तरंगे छोड़ती हैं। जैसे ही छोड़ती हैं और उसी के द्वारा वो उड़ पाती हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। अब देखो, कहता है कि मान लो कि यहाँ चमगादड़ उड़ रही है, ठीक है ना, इस दिशा में उड़ रही है। अब यहाँ पे एक अवरोध है, ठीक है, यहां पे भी अवरोध है। इसने तरंगों को छोड़ा, मान लो इधर भी छोड़ा, ठीक है, इधर भी छोड़ा और इधर भी छोड़ा, है ना। तो होता क्या है कि जैसे चमगादड़ ने तरंग को छोड़ा तो एक तरंग गया और इस अवरोध से टकरा के फिर वापस चलाया, फिर इधर भी जाएगा, फिर वापस चलाया। तो इसमें भी रिसीवर होता है, ये भी रिसीव कर लेती है। जैसे ही तरंग वापस आएगी तो इसको समझ में आ जाएगा कि भैया इधर नहीं उड़ना है, इधर उड़ेंगे तो खतरा, जाके टकरा जाएंगे, इधर उड़ेंगे तो भी खतरा, जाके टकरा जाएंगे। लेकिन सामने से तरंग वापस ही नहीं आया, इसका मतलब इधर खाली है। वापस ही नहीं आएगा, इसका मतलब इधर खाली है। और उसी दिशा में उड़ती जाती है जिधर से वापस तरंगे नहीं आती हैं, क्योंकि जहां से वापस नहीं आएगी इसका मतलब खाली है, उड़ते चली जाती है। इस तरह से जो चमगादड़ होती है पराश्रव्य तरंगों को छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ती जाती है। सर, वो दिन में उड़ती नहीं। तो रात में उड़ती है, उसको दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वो जो है ना, बायोलॉजिकल कुछ चैन होगा उसका, वो बायोलॉजिकल कंडीशंस होंगे, क्यों वो दिन में सोती हैं, रात में उड़ती हैं, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत आपको? सर, कोई दिक्कत? हाँ, जब ये 20,000 वाट से जाता है तो मनुष्य इसको क्यों नहीं सुन सकता है? क्योंकि मनुष्य के कान की बनावट ऐसी होती है जो केवल 20 हर्ट्ज से 20 और 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। लेकिन जैसे 20,000 से ज्यादा जाएगा ना, उसको हमारा कान, मतलब 20,000 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ 20,000 तक हम सुन सकते हैं, हाँ। लेकिन 20,000 से अगर 20,000 से ऊपर गया तो हम नहीं सुन पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग तो 20,000 है ना, तो सुन। स्टार्टिंग कहाँ है? स्टार्टिंग 20 से है। 20,000। हाँ देखो यहाँ से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। इसमें पराश्रव्य तरंग। हाँ तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक कह दिया ना, 20,000 नहीं है, 20,000 अधिक कह रहा हूँ। अब जितना चला जाए, 20,001, 20,002, 20,003, ये लगभग में मान होता है, लगभग में, बात समझिएगा, ठीक है ना। इसमें और कोई किसी को दिक्कत नहीं है? बड़ा कर दें तो वो नहीं दिखेगा आपको। उसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा। हाँ सॉरी, बड़ा ही नहीं हो रहा। चलो सब अभी गड़बड़ हो जाएगा, लिख लो। ठीक है, और भी लिखना चाहोगे तो एक और लिख लोगे, दूध के अंदर जीवाणुओं को नष्ट करने का, है ना, दूध के जीवाणुओं को नष्ट करने में,
वाइब्रेशन इतना तेज करेगा कि दूध के जो जीवाणु होंगे ना, बैक्टीरिया, वो मर जाएंगे। ठीक है ना, तो उसको शुद्ध करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। सब लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। अरे तो तुम लोग 7:30 बजे आ जाते ना, तो हम लोग एकदम मस्ती से पढ़ते हैं। क्या चीज? हाँ, कौन? परसरव्य? नहीं, गेंडा कैसे सुन लेगा? जब वो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुनेगा तो वो भी नहीं सुन पाएगा भैया। लिख लीजिए।